नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे तक की हेडलाइंस के साथ। संसद में आज पेश होगा 2016-17 का रेल बजट। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु का दूसरा रेल बजट। माली हालत सुधारने, सुरक्षा और यात्री सेवाओं की बेहतरी पर होगा जोर। राज्यसभा में जेएनयू और रोहित वेमुला मसले पर आज होगी चर्चा। 3 दिन की पुलिस हिरासत में उमर खालिद और अनिर्बान। कन्हैया की जमानत याचिका पर 29 फरवरी को सुनवाई। अरुणाचल प्रदेश में कलिखो पुल आज हासिल करेंगे विश्वास मत। समर्थन में आए कांग्रेस के 8 और विधायक। नए स्पीकर का भी होगा चुनाव। कार्ड से भुगतान पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। तय सीमा से ज्यादा के भुगतान के लिए डिजिटल पेमेंट होगा जरूरी। एशिया कप में टीम इंडिया का जीत से आगाज। मेजबान बांग्लादेश को 45 रन से हराया। रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज 2016-17 का रेल बजट पेश करेंगे। रेल मंत्री का दावा है कि इस बजट में रेल और देश दोनों का हित दिखाई देगा। इस समय रेलवे के सामने चुनौतियां कई हैं और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा। इस बार रेल बजट पर पूरे देश की निगाहें हैं। जल्द ही पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में रेल सुविधाओं के विस्तार का काफी दबाव है। इन चुनौतियों को देखते हुए किराया और माल भाड़ा बढ़ने के आसार हैं। छोटे डिब्बों में जिनमें जनसामान्य बैठता है उसमें भेड़ बकरियों जैसे भर जाते हैं। वातानुकूलित में एक जाता है, तो जनता को सुविधा मिलना चाहिए ना। डब्बे बढ़ाए जाएं और क्या, यही चाहते हैं। पर जिस तरह ये किराए बढ़ा रहे हैं ट्रेन के, यात्रा के, उसी तरह सुविधाएं भी होनी चाहिए। सुविधाएं कम हैं, ये खाली किराए बढ़ रहे हैं, सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। डीजल की कीमतें घटने से रेलवे को राहत मिली है, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में रेलवे पर 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना बोझ आ रहा है। यात्री सेवाओं पर घाटा करीब 30,000 करोड़ रुपए का होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने रेलवे को राहत देने से इनकार कर दिया है। क्षमता विस्तार पर ध्यान देकर ही रेलवे इन चुनौतियों से निपट सकता है। रेलवे में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना तो शौचालय की सुविधाएं हैं, ना तो पास में हॉस्पिटल किट है, ना इसमें डॉक्टर हैं, ना इसमें पुलिस व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। आम यात्री परेशान हो रहे हैं। यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने, आधुनिकीकरण और सुरक्षा मद में रेलवे को भारी धन की आवश्यकता है। साथ ही चुनावी राज्यों के लिहाज से भी कुछ कदम उठाने होंगे। वैसे तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु का दावा है कि यह रेल बजट देश हित में होगा और रेल हित में होगा, लेकिन आम लोगों को यह देखना है कि रेल किराया कितना बढ़ता है और उनके लिए कौन सी नई सुविधाएं जुड़ती हैं। कैमरामैन प्रशांतों के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और राज्यसभा में आज जेएनयू और रोहित वेमुला के मसले पर चर्चा होगी। कल रोहित वेमुला आत्महत्या मामले को लेकर गतिरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। बीएसपी इस मामले में अलग से चर्चा कराने की मांग कर रही थी। गतिरोध के चलते कल बहस शुरू नहीं हो पाई। बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीएसपी सांसदों ने रोहित वेमुला के मुद्दे को लेकर सदन में अवरोध शुरू कर दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि रोहित वेमुला और जेएनयू मुद्दे पर सदन में अलग अलग बहस कराई जाए। ये दोनों मामले बहुत गंभीर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन दोनों मुद्दों पर अलग अलग से चर्चा कराई जाए। भी आप चाहते हैं तो कल इस मामले को ले लें, हमें कोई तैयार, हम कोऑपरेट करेंगे आपको। हमें केवल सरकार से हमने यही जानना चाहा था कि जो इसके लिए न्यायिक जांच कमेटी बनी है तो उसमें एक दलित को रखना बहुत जरूरी है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बीएसपी सांसदों को भरोसा दिलाया कि देश के विश्वविद्यालयों के हालात पर चर्चा के दौरान उनके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आपकी जो मांगे आप रखना, मैं सुबह से सुन रही हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। सरकार की ओर से बार बार चर्चा शुरू कराने के अनुरोध के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा।
किसी भी तरह की जो भी सवाल है उन सवालों का जवाब देंगे। अब अगर इस तरह से जो चर्चा है उस चर्चा को पूरी तरह से डिमोलिश करने की कोशिश होगी तो ये सर देश के लिए भी ठीक नहीं है। बाद में विपक्ष और सरकार इस मुद्दे पर गुरुवार को चर्चा के लिए सहमत हो गए, लेकिन बार बार अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही कई बार और फिर दिन भर के लिए स्थगित हो गई। House is adjourned till 11 a.m. on Thursday, the 25th February 2016. देश में विश्वविद्यालयों की स्थिति को लेकर जेडीयू और वाम दलों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। To protect the Indian Constitution and to oppose all such fabricated movements under the name of being anti-national, they shall all be opposed and opposed very strongly inside the parliament. कन्हैया से लेकर जो नौजवानों को एक फेक ये इनका राष्ट्रवाद का जो भजन चला है तो पार्लियामेंट में इसकी बहस होगी और कभी हिंदुस्तान में 70 वर्ष में इस तरह का उन्माद कभी पैदा नहीं हुआ। गुरुवार को राज्यसभा में इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, वहीं सरकार बहस के दौरान इस मुद्दे पर उठ रहे सवालों पर सफाई देगी। विशाल दहिया के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय समेत देश के दूसरे संस्थाओं के मौजूदा हालात पर कल लोकसभा में चर्चा हुई। विपक्ष ने जेएनयू छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर चिंता जताते हुए शिक्षण संस्थानों में एक विचारधारा थोपने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष ने विरोधी दलों पर देश तोड़ने वाली ताकतों की मदद करने और माहौल खराब करने का आरोप लगाया। लोकसभा में जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय समेत देश के दूसरे संस्थाओं के मौजूदा हालात पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शिक्षण संस्थाओं में विचारधारा थोपने के आरोपों को खारिज किया और विश्वविद्यालयों में सरकार के दखल से इनकार किया। Handwritten suicide note was written, which did not blame anybody, and specifically stated that nobody is responsible for this act. Afzal Guru, they claim it as a nervous attempt by the Congress government. And this, Madam Speaker, is a notice given on the 10th of February 2016. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी निर्दोष छात्र को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी निर्दोष छात्र को पुलिस को परेशान करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी, किसी का हैरेसमेंट नहीं होने देंगे, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जेएनयू समेत उच्च शिक्षण संस्थाओं के हालात पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश में असहिष्णुता का माहौल है, विरोधी विचारों को कुचलने के प्रयास हो रहे हैं और एक विचारधारा लागू करने की कोशिश हो रही है। अगर कोई विचारधारा आप और मुझसे भिन्न हो तो उस विचारधारा को कुचला जाना चाहिए, यही इस सरकार की सोच है। ये वास्तविकता है कि दलित और अल्पसंख्यक छात्रों के विरुद्ध भेदभाव हमारे संस्थानों में हो रही है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के खिलाफ साजिश करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस और बीजेडी ने भी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई और पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष और तेज जांच पर जोर दिया। इस संबंध में पूरी जांच आपको करा लेना चाहिए और देर नहीं करना चाहिए, जल्दी जांच कर लेना चाहिए, क्या सही कितना गलत, और जो दोषी हैं उनको तो खैर माफ किया नहीं जा सकता। दूसरे विपक्षी दलों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और जेएनयू में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर चिंता जताई। विपक्षी सांसदों ने विश्वविद्यालयों में सरकार के दखल का विरोध किया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जेएनयू में कथित देशद्रोही नारे लगाने के आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका 29 फरवरी तक टाल दी गई है। जेएनयू में कथित देशद्रोह नारे का मामला हर रोज तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन दोनों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। बस 3 दिन की पीसी रिमांड मिली
जो मिले वही समझ लीजिए कि हमने मांगी तो ज्यादा थी, लेकिन जो उचित हुआ वो उन्होंने दिया। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 फरवरी को होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की जमानत का विरोध किया। पुलिस ने दावा किया कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं। पुलिस ने ये भी दलील दी कि इस मामले में तीनों आरोपियों से पूछताछ करनी जरूरी है। हमने ये बताया है कैसे कैसे ये ऑफेंस कमिट हुआ है और जो जो उसके रिलेवेंट एविडेंसेस थे वो भी हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। कोर्ट विल कंसिडर और हमारी जो स्टेटस रिपोर्ट है दैट रन्स इनटू अराउंड 13 पेजेस। उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य ने मंगलवार को पुलिस के सामने सरेंडर किया था। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। प्रदर्शन में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया और देश विरोधी गतिविधियों का विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 6 राज्यों में राज्यसभा की 13 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होगा और इसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक इस संबंध में अधिसूचना 4 मार्च को जारी की जाएगी। इनमें 12 सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। वहीं नागालैंड की एकमात्र सीट भी अप्रैल में खाली हो रही है। इस सीट से सांसद खेकीहो जुमोनी का पिछले साल नवंबर में निधन हो गया था। खाली हो रही सीटों में फिलहाल 5 कांग्रेस, 3 सीपीएम और 2 बीजेपी और अकाली दल के पास हैं। जिन प्रमुख लोगों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार और पूर्व चुनाव आयुक्त एमएस गिल शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश की नई सरकार आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी। इस बीच कांग्रेस के 8 और विधायक मुख्यमंत्री कलिखोपुल के समर्थन में आ गए हैं। राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने आज से 27 फरवरी तक के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया है। पुल को कई महीने की राजनीतिक अस्थिरता के बाद 19 फरवरी को राज्य के 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। 8 विधायकों का समर्थन मिलने से पुल समर्थक विधायकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई, जिसमें कांग्रेस के 28, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या फिलहाल 58 है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 कांग्रेसी विधायकों गैब्रियल डिनांग वांगसू और वांगलिन साविन के इस्तीफा के मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। नए स्पीकर का चुनाव भी आज होना है। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। नया कलेवर, नया अंदाज, राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नए रूप में विरासत का आगाज, देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बजट 2016 राज्यसभा टीवी पर खास प्रसारण। वित्त मंत्री का भाषण, जानकारों का विश्लेषण। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से विशेष प्रसारण। 29 फरवरी को सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक लाइव। I am Ishan Russell. I'm Tracy Shilchi and you're watching News Tonight. Together with the team of our dedicated professionals from across various fields. This is Shyam Sundar, Vishal Dahiya, Akhilesh Suman, Frank Pereira from Beijing, China. Kruti Mishra for Rajya Sabha Television. We bring to you the news that matters here on Rajya Sabha TV.
हरियाणा के हालात धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। हिसार और हांसी से कल कर्फ्यू हटा लिया गया। हरियाणा के बीजेपी नेता दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू से मिले। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा में नए चुनाव की मांग की है। 10 दिन तक चले आंदोलन में 28 लोगों की जान चली गई। जाट आंदोलन की आंच धीमी पड़ने के बाद हरियाणा में हालात सुधरने लगे हैं। हिसार और हांसी से कर्फ्यू पूरी तरह हटा लिया गया है। रोहतक में पूरे दिन कर्फ्यू में ढील दी गई। भिवानी में ये छूट 4 घंटे की रही। सोनीपत में भी स्थिति शांत है। हालांकि तनाव वाले इलाकों में धारा 144 अब भी लागू है और सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सभी सड़कों और रेल पटरियों को खाली कर दिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आगजनी और लूटपाट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जो मूक दर्शक बने रहे। वहीं हरियाणा के कई बीजेपी और जाट नेताओं ने संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू से दिल्ली में मुलाकात की। देखिए, लगातार निवेदन है, शांति भी है और हमारा आपका सबका फर्ज है शांति बनाए रखें। जो बातें लोगों से जो वायदे हुए थे उन्हें पूरा करने के लिए सरकार लगातार 3 दिन हो गया, आप देख रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबका हित इसी में है कि शांति बनी रहे। इस बीच कांग्रेस ने हरियाणा सरकार से तुरंत इस्तीफा लेकर नए चुनाव कराने की मांग की है। हरियाणा की सरकार को 5 मिनट भी सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हरियाणा की सरकार को तो भंग करके नए इलेक्शन में जाना चाहिए। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने राज्यपाल से मिलकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने आंदोलन के दौरान कांग्रेस और INLD की भूमिका की जांच CBI से कराने की मांग रखी। सरकारी अफसर बचाने का काम करते हैं जनता को, लेकिन इस जो 8 दिन का जो मामला हुआ, इसके अंदर जो माहौल देखा कि सरकारी अफसर मूक दर्शक ना होते हुए उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दुकानें लूटी जा रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, मॉल जला दिए जाते हैं, दुकानें जला दी जाती हैं, ढाबे गाड़ियां जलाई जाती हैं और सरकारी अफसर साथ मिले हुए हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग मैंने गवर्नर साहब से करी है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी प्रोफेसर वीरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये FIR एक ऑडियो क्लिप के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें उन पर कथित रूप से प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप लगा है। INLD ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर वीरेंद्र जो है हर वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहते हैं। वो उनके 10 साल तक राजनीतिक सलाहकार भी रहे। हरियाणा में जाट आंदोलन 10 दिन तक चला। इस दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही कई दुकानों और मॉल्स को भी आग के हवाले कर दिया गया। जाट समुदाय OBC कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है। रविंद्र सिंह चौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में आंदोलनों की वजह से होने वाले नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि मांगों को मनवाने के लिए देश को बंधक बनाना किसी भी तरह से जायज नहीं है और लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी गलत है। अदालत ने इसके लिए जिम्मेदार दल से नुकसान की वसूली पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें हार्दिक पटेल के मामले की सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने कहा कि ऐसी तोड़फोड़ की जवाबदेही तय करने के लिए वो दिशा निर्देश बनाएगी। गौरतलब है कि गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। इसके साथ ही हरियाणा में भी जाट आंदोलन में कई लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने क्रेडिट, डेबिट कार्ड और दूसरे डिजिटल भुगतानों पर लगने वाले सरचार्ज, सर्विस चार्ज और सुविधा शुल्क को हटा लिया है। इसके साथ ही एक निर्धारित सीमा से ज्यादा के भुगतान के लिए कार्ड या डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य बना दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कार्ड और डिजिटल माध्यमों से पेमेंट किए जाने से टैक्स चोरी रुकेगी। साथ ही सरकार की तरफ से किए जाने वाले भुगतान गलत जगहों पर नहीं जाएंगे और गैर नकदी संग्रह बढ़ेगा। कार्ड या वित्तीय भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को वित्तीय भुगतान सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे पेमेंट इकोसिस्टम नकद से हटकर गैर नकद मोड में चला जाएगा। सरकार के इस कदम से गैर नकदी ट्रांजैक्शन बढ़ेगा और काले धन की समस्या को काबू करने में मदद मिलेगी।
गुजरात में अब कृषि योग्य जमीन को गैर कृषि योग्य जमीन में बदलने के लिए सरकार से बार बार इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। बुधवार को गुजरात विधानसभा ने भूमि राजस्व संशोधन बिल 2016 को पारित कर दिया। इस बिल के पारित होने से अब जमीन मालिकों को अपनी जमीन को गैर कृषि योग्य जमीन में बदलने के लिए सिर्फ एक बार अर्जी देकर इजाजत लेनी होगी। इस बिल से सबसे बड़ी सहूलियत उन लोगों को मिलेगी जो अपनी जमीन का इस्तेमाल जरूरतों के हिसाब से करते हैं। मसलन अगर कोई अपनी जमीन का इस्तेमाल बार बार बदलता है तो अब उसे इसके लिए हर बार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस बिल का गुजरात कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस का मानना है कि रियल एस्टेट कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिहाज से ये कानून बनाया जा रहा है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल में एक विमान हादसे में उसमें सवार सभी 23 लोगों की मौत हो गई। तारा एयरलाइंस के इस छोटे विमान ने पोखरा से जुमसोम के लिए बुधवार सुबह उड़ान भरी थी। विमान का मलबा मिल गया है। मरने वालों में 3 क्रू मेंबर और 20 यात्री थे। इनमें एक चीनी और एक कुवैत का नागरिक भी शामिल है। विमान का पोखरा से उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। अभी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। 7:50 में पोखराबाट उडेको जहाज 8 बजेदेखि टावरमा सम्बन्ध विच्छेद भएको हो। जब सम्बन्ध विच्छेदको खबर हामी कहाँ आइसकेपछि हामीले तारा डायनेस्टिक एयरसँग सहकार्य गर्दै भारत ने संयुक्त राष्ट्र को आतंकियों की नई सूची सौंपी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति को अल-कायदा, तालिबान और अन्य संगठनों से जुड़े पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के ऐसे 11 आतंकवादियों की एक नई सूची दी है जो देश में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी संगठनों और लोगों को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति से प्रतिबंधित कराने की लगातार कोशिशें कर रही है। हालांकि आतंकियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। और अब बात क्रिकेट की। एशिया कप में भारतीय टीम ने धमाकेदार जीत के साथ शुरुआत की। ढाका में खेले गए मैच में भारत ने बांग्लादेश को 45 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए थे। इसमें रोहित शर्मा ने 83 और हार्दिक पांड्या के 31 रन का योगदान शामिल है। 167 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 20 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 121 रन ही बना सकी। बांग्लादेश की तरफ से शब्बीर रहमान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। भारत की तरफ से आशीष नेहरा ने 3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और रविचंद्रन अश्विन ने एक विकेट लिया। रोहित शर्मा को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहली बार T20 फॉर्मेट में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में भारत का अगला मैच 27 फरवरी को पाकिस्तान के साथ होगा। आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। संसद में आज पेश होगा 2016-17 का रेल बजट। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु का दूसरा रेल बजट माली हालत सुधारने, सुरक्षा और यात्री सेवाओं की बेहतरी पर होगा जोर। राज्यसभा में जेएनयू और रोहित वेमुला मसले पर आज होगी चर्चा। 3 दिन की पुलिस हिरासत में उमर खालिद और अनिर्बान कन्हैया की जमानत याचिका पर 29 फरवरी को सुनवाई। अरुणाचल प्रदेश में कालिखो पोल आज हासिल करेंगे विश्वास मत। समर्थन में आए कांग्रेस के 8 और विधायक। नए स्पीकर का भी होगा चुनाव।
कार्ड से भुगतान पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, तय सीमा से ज्यादा के भुगतान के लिए डिजिटल पेमेंट होगा जरूरी। एशिया कप में टीम इंडिया का जीत से आगाज। मेजबान बांग्लादेश को 45 रन से हराया। रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम,